प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हम ज़मीनी कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे हैं बात करने के लिए, जिनका न केवल बौद्धिक जगत में अपना एक विशेष दखल है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी और ख़ास करके उन लोगों तक उनकी पहुँच है जो तमाम सारे ज्ञान के स्रोतों से वंचित हैं। सर, आप अपने बारे में एक छोटा परिचय दीजिए और ये बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें प्रेरित की कि आप इसमें एक्टिव हुए और आप क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस पसमानदा डेमोक्रेसी में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात है, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अंसारी है और मैं बिहार के सिवान ज़िला से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो तालीम के लिए, चूँकि मैं जब छोटा था तकरीबन 5-6 साल का, तो मुझे कलकत्ता के सरजमीन पे भेज दिया गया और मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो कलकत्ता से ही हुई। तो तालीम के मैदान में हम लोगों ने इंटरमीडिएट तक जो एजुकेशन हासिल किया। फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने जो है फिर उर्दू की आलिम फाजिल की डिग्री ली। और ये जो सफ़र है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जब हम लोग बड़े हुए और मेट्रिकुलेशन के बाद धीरे धीरे जब हमने समाज का तौर तरीका देखा, तो कुछ ऐसा लगा कि हमें अपने मुआशरे के अंदर अपने लोगों के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। फिर वो चीज़ एक दिमाग में जो बना, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर चला गया और गल्फ़ के अंदर जब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू किया और धीरे धीरे जब इन चीज़ों को मैं देखने लगा, जो हमारे जो कम्युनिटी के लोग, हमारे जो भाई हैं, वो किस तौर तरीके में हैं, तो वहाँ से ये हुआ कि नहीं, हमें पसमानदा के महाज पे जाकर के काम करना चाहिए। और वो चीज़ जहन में जो बना वो आज तक चल रहा है और हम लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। और सिर्फ मकसद एक ही नहीं है, बल्कि मकसद हमारा ये है कि पसमानदा बरादरी किस तरीके से तालीम के मैदान में आगे आ जाए, रोजगार के मामले में आगे आ जाए और हम दुनिया के मेन स्ट्रीम में शामिल हो। जैसे हमारा क्या है, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम उन लोगों के जैसे अपनी ज़िंदगी को, अपने आने वाले नस्लों को वहाँ पहुँचाएँ जहाँ के आम इंसान जा करके और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो क्या हमारा हक नहीं है? उस हक को दिलाने के लिए अपने समाज के लोगों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर रहे हैं और जितना हम लोगों से हो सकता है हम इस किरण को जो है लोगों के अंदर बांट रहे हैं। जी, आप कितने दिन से इस काम में लगे हुए हैं? जी, तो इसका अगर देखा जाए तो जब मैं तकरीबन 2010 की बात है, मेरे ख्याल से 2010 की बात है, हमारे एक दोस्त हुआ करते हैं अशरफ अंसारी। तो वो चूँकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और काफ़ी बड़ा ओहदा भी है उनका। तो एक बार जब मैं आया हुआ था छुट्टी यहाँ, तो मेरी मुलाकात उनसे हो गई। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो इस टॉपिक पे और भी डिस्कस हुआ, बहुत ढेर सारी बातें हुई। फिर ये जो देहात के अंदर, गांव के अंदर जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का जो तौर तरीका है, इस पे हम लोगों ने बहुत बड़ा डिस्कशन किया। और वहाँ से फिर एक चीज़ और हुआ कि नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड लाई जाए, है ना, क्योंकि हम उस वक्त की बात कर लें या आज की बात कर लें, आज भी आप देखेंगे तो जो पसमानदा कौम है वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिख जाएगा। वो दर्द हम लोगों को आज भी होता है कि आज भी हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं हैं।
बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं है, आप जॉब में तलाश कर ले नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर तलाश कर ले नहीं है। तो ये जो कमियां दिखती हैं, तो इस हिसाब से हम लोग और उस चीज़ को बड़े पैमाने पर लेकर के, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो उस वक्त की बात थी उसमें और आज के डेट में बहुत फ़र्क है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम हर स्टेट की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से और उसके दीगर और भी हैं बहुत से, तो ये सारे लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं, तो आज हम पसमानदा के नाम पे हम अपने इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हमारी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे ग्रोइंग लेवल पर आ रहे हैं। कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आप बताएंगे तो जो बाकी इससे जुड़ने वाले लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, खास करके एकेडमिक्स में जो लिख पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, तो उनको भी एक रे ऑफ होप, आशा की एक किरण उन्हें उनके अंदर जगेगी, वो आपसे प्रभावित होगी। जी बिल्कुल। अब अचीवमेंट की बात की जाए, देखिए हमारे इस इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो नॉर्मली एजुकेशन के मामले में जो लोग पहले से तालीम याफ्ता थे उनके बच्चे तो तालीम हासिल करते थे, लेकिन हमारा जो मेन पॉपुलेशन है उनके बच्चे किसी तरीके से 7, 8, 9, 10 क्लास अगर पास कर लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी, और बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाते थे। और फिर उनका एक ही वो होता था कि चलो जी हम क्या करेंगे पढ़ के, और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया, फिर लोग कुछ ना कुछ करने विदेश चले गए, रोजमर्रा की जिंदगी अपना दो चार पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस उनका सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने जब एजुकेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत से NGOs लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने तालीम पे स्पेशली काम करना शुरू किया। और तालीम पे जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो आज के डेट में आप देखें कि हमारे बच्चे भी हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे बच्चे भी अभी, जैसे मैं बहुत सा नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत से हैं ऐसे बच्चे जो आज गवर्नमेंट सर्विसेज में और अच्छे ओहदों पे हैं। तो ये एक बदलाव आया समाज के अंदर कि हमने उस चीज़ को महसूस किया और समाज के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे सेमिनार सिम्पोजियम का भी इंतजाम करते हैं, जैसे हमने मैरवा में भी करवाया है, सिवान में भी करवाया है। तो इसके अंदर जब हम बच्चों को और गार्जियन को लेकर के, दोनों को लेकर के हम लोग बात करते हैं, हम बच्चों को भी बताते हैं कि आपका सपना होना चाहिए। अगर आप सपने नहीं सजाते हैं तो फिर आप जिंदगी में यूं ही, जैसे होता है ना, रास्ते में भटक सकते हैं आप कभी भी। और आप अगर एम वाली जिंदगी गुजारेंगे, जब एक एम होगा आपका, तो उस एम को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी ना कभी आप वहां पे पहुंचेंगे। तो ये बच्चों के साथ भी होता है, और हम गार्जियंस के साथ भी बात करते हैं सेम टाइम में। जब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं तो गार्जियन को बताते हैं कि भाई आप जो भी हैं, जैसे आज तो आम तौर पे भी लोग इस बात को कहते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो इस चीज को भी हम लोगों ने अपने समाज के अंदर डाला है कि आप जैसे पहला मकसद रखिए, जैसे आप अपने घर में जैसे शादी ब्याह का बजट बनाते हैं, साल में घर के खर्च का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप तालीम के लिए भी एक बजट बनाइए कि आपको अपने बच्चों के ऊपर साल में इतना पैसा खर्च करना है, और उसके लिए आप मेहनत कीजिए कि मेरे इस बजट के साथ साथ ये भी बजट होना चाहिए कि हमारे बच्चों के 1 साल के तालीम का खर्च ये है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। अभी ये सारी चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आप कह रहे थे कि आप सामाजिक न्याय की दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो खास करके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अभी डिबेट भी चला था MU को लेके, और वर्डिक्ट भी आया हुआ है। तो आप यहाँ भी इस जगह पे जहाँ बैठे हैं, इस जिले में भी कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, और बेसिकली इसको इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि माइनॉरिटी स्पष्ट रूप से जो मुस्लिम तबका है उसके अंदर के जो पिछड़ेपन है, उसके अंदर की जो अलग अलग तरीके की जो एक तरीके से विविधताएं हैं, उसको दूर किया जा सके और उनकी उन्नति में इसको उपयोग किया जा सके। वो आपको कैसा इसको लेके आप सोचते हैं कि वो सार्थक हो रहा है और उसमें स्पेस मिल रहा है पढ़ने में या पढ़ाने में, या फिर वो एक अलग? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है तो मैं ये चीज़ महसूस किया कि जैसे अगर आप दूसरे उसमें चले जाएं तो वहाँ पे क्या है कि जो आरक्षण का सिस्टम है, चाहे वो किसी तालीमी संस्था में हो या दीगर जगहों पे, तो जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स में इस तरीके का व्यवस्था नहीं है।
जिसके लिए अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं धारा 341 आर्टिकल 341 के लिए, ताकि जो बैन लगा हुआ है हमारे उसमें कि भाई हमारे यहाँ मतलब सिर्फ एक मुसलमान का ही नाम है, बल्कि इसके अंदर कोई बरादरी की बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब ग्राउंड पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जैसे हमारे यहाँ भी सेम उसी तरीके से, जैसे अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जो वंचित रह गए लोग उनके लिए आरक्षण का इंतजाम है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी इसकी जरूरत है। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती कही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा था इस पे बैन लग गया। आपको ये कब इसका आभास कब हुआ कि ये हमारे साथ जाती हुई है और हमें एससी कैटेगरी हमारे पसमानदा कम्युनिटी के अंदर की कुछ जातियां हैं जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है? जी, ये कब आप इससे ये जब हम लोग शुरू में जब इस पे डिस्कशन किए, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे दोस्त हुआ करते थे हैं भी आज वो, तो जब हम लोगों ने इस चीज़ पे डिस्कस करना चालू किया तो इसमें ये फिर जब बातें सामने आई, और इसमें हम उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे नोटिस करके और बताया भी कि ये सारी चीज़ें हैं कि भाई जैसे हमारे यहाँ भी मान लीजिए धोबी हैं, नाई हैं, हजाम हैं, पंवरिया हैं, कुरैशी हैं, हमारे अंसारी हैं, आपके मंसूरी हैं। तो ये जो हमारे पास कुछ ऐसी बरादरियां हैं जिनके पास वसाइल की कमी है, जिनके घर में अगर देखा जाए तो उनके अगर माँ बाप से या अगर दादा दादी से अगर आप लेकर के चलेंगे तो उनके यहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, और उनके लिए कि हम किस तरीके से इस देश के अंदर बराबरी के दर्जे में ले आए, किस तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल करें, उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है जिसके जरिए वो लोग यहाँ तक पहुँच सके। तो जब ये सारी बातें खुल करके आई तब हम लोगों को ये एहसास हुआ, और जब उस वक्त में ये बात आया कि भाई धारा 341 पे जिस वक्त बैन लगा रिलीजन के एतबार से, तो वो चीज़ हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर गया इस देश के अंदर, और हमारे बीच में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं बन पाया। तो उस धारा 341 के जो असली जिम्मेदार हैं उनको आप पहचान पाए कि उसकी कौन सबसे बड़े गुनाहगार है? देखिए ये तो जैसे अब उसमें तो डॉक्टर अम्बेडकर उसमें जो संविधान समिति जो बनी हुई थी और उसमें जो विशेष अवसर की बात वाली जो कमेटी थी, तो उसमें बाबा साहब ने जो मुस्लिम नेता थे उसमें पसमानदा के किसी भी व्यक्ति को भरने नहीं दिया गया। और जाहिर सी बात है यदि सामाजिक न्याय की बात की गई होती इस देश में आज़ादी के बाद भी, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे उन को बुला के बात करनी चाहिए थी जिस तरीके से बाबा साहब को बुलाया गया, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। इस देश के जो जमींदार लोग थे, जो दबंग लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के, वही लोग गए और आपके हिस्से की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय, अब मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा कि कौन नेता थे, वो सब लोग जानते हैं। मतलब ऐसे ही एक फ्लैशबैक में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको लेके आप समाज में क्या इमेज बनी हुई है। जिन लोगों ने धारा 341 या फिर मुस्लिम के अंदर के जो दलित तबका है उसको उन्होंने उसमें शामिल नहीं होने दिया, तो उनको उनके तबके के लोग, मतलब जिस जाति के वो थे, वो अभी भी राजनीति कर रहा है मुस्लिम का, तो उनकी इमेज वो क्या बना के रखा है, उस इमेज के पैरेलल पसमानदा कम्युनिटी के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए जब ये चीज़ें जग जाहिर हो गई कि जिस वक्त ये सारे प्रावधान आए, जिस वक्त हमारे एक तरीके से हाथ ही काट दिए गए कि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें आगे नहीं बढ़ सकते थे, जब इस बात का अंदाजा जब हम लोगों को हुआ, तो हम लोग आज जैसे अगर हम पसमानदा कम्युनिटी की बात करें तो इस चीज़ को बखूबी समझ चुका है कि हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पे बहुत भेदभाव हुआ है। सरकारें तो हमारे साथ जिस तरीके के भेदभाव करते आई हैं वो एक अलग है, जैसे कि बैन कर देना। नहीं, जो आपसे मैं बुनियादी सवाल जी ये है कि बाबा साहब जिस तरीके से मसीहा बन गए एक तबके के लिए, वो मसीहा दूसरे तबके के लिए बनना चाहते थे जी, लेकिन उनकी मसीहापन को या उनका जो न्यायप्रिय जो एक उनका चरित्र था उसको जिन्होंने रोका और जिनकी वजह से आपको अधिकार नहीं मिला, उनके ऊपर आप क्या सोचते हैं? तो वही चीज वहीं पे हम आपको लाना चाह रहे हैं कि उनके बारे में सोचना क्या है। जैसे हम आजादी से पहले की बात करें या आजादी की बात, हमने पहले भी कहा है कि हमारे लोग तालीम याफ्ता नहीं थे। उस वक्त जो भी
डिस्कशन हुआ करता था या कहीं नहीं, वो जो पहले की बातें थी वो तो तभी तो रेक्टिफाई किया जा रहा जी। है। दलितों के साथ जो गड़बड़ियां ब्राह्मणों ने की तो जी। उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं वो, जी जी और उसमें वो सिद्ध कर रहे हैं कि भाई अब हमारे विरोधी रहे हैं, हमें अधिकार नहीं दिया आपने, तो वो खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या जिन लोगों ने दलित मुस्लिमों के अधिकारों का उसमें हनन किया, जिनके पूर्वज ने, उनके नेतृत्व को क्या पसमानदा जो तबका है, नहीं, दलित तबका है, वो चैलेंज कर रहा है? बिल्कुल चैलेंज कर रहा है। अब तो जैसे आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं कि हमारी टीम जो है उस चीज को बिल्कुल चैलेंजिंग मोड में आके कर रही है कि इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे आप जो सबको बराबरी की चीजें बता करके और इक्वालिटी दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। समाज का असल जो बनावट है वो ऐसा नहीं है। समाज का बनावट ये है कि आज भी हमारे जो पसमानदा बरादरी से आते हैं, आज उनके आप देख लें कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या तालीम के क्षेत्र में हो, या फिर उनके मईशत की बात हो, ये सारी चीजें में हम सबसे बहुत पीछे हैं। और जब हम पीछे हैं तो हमारे लिए कुछ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जैसे अदर लोगों के लिए है, तो हमारे ही लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को रोक दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरीके की बातें नहीं है, हम तो सब बराबर हैं, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि इस्लाम में भी, इंडिया के अंदर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो लोग पीछे छूट गए हैं वो आज भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे चाहे घुमंतू जो बरादरियां उनके बारे में कह लीजिए, या हमारे जैसे अभी हलालखोर हैं, हमारे दूसरे बरादरी के जो लोग हैं, नाई हजाम धोबी जो भी हैं, तो आज के डेट में आप देखिए ना कि इनके बच्चे, इनके नस्लों को आप 47 के बाद से भी देखेंगे तो आज इतने दूर हैं इन तमाम चीजों से कि उनको तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इनको हम मेन स्ट्रीम में कब लेके आएंगे। जब तक उनके लिए हम आरक्षण का व्यवस्था ना करते, उनके लिए हम कहीं से भी अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो तो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। उनके हालात ऐसे नहीं है। देखिए, दो चीजें होती है, मैं स्पष्ट आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक तो सरकार द्वारा जो दी गई, बनाई गई पॉलिसियाँ होती है वो होती है। दूसरी चीज होती है कि हमारे अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होती है। सपोज कि आपके हिस्से में कुछ चीज़ दी जा रही है और वो मैं इसलिए नहीं देने दिया, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लेंगे कि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो डिबेट है वो किस तरीके से कौन लोग इसको रोक रहे हैं, और इसलिए रोक रहे हैं कि उनका इसमें स्वार्थ निहित है। तो वो कभी इस तबके के अलाई नहीं हो सकते, इसके हितैषी नहीं हो सकते, आज भी और आज के बाद भी। ठीक उसी तरीके से जो लोग धर्म के नाम पे चीज़ों को रोक के रखे, वो आपके हितैषी तो नहीं थे, नहीं, लेकिन आज भी मैं ऐसे ही सामाजिक संदर्भों में इन बातों को लेकर लाना चाहता हूँ। आज भी देखा जाए तो आपकी राजनीति वही करते हैं। जी जी, मैक्सिमम तौर जी पर जी, अभी भी आप जाएं तो आप काम कर रहे हैं, और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं कि अपने जनता को जागरूक करें, उनको मूल्यों के प्रति हम सचेत करें, ताकि वो समझे कि उनका असली एलाई कौन है और नकली एलाई कौन है। लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण यही है कि मतलब जिस तरीके से और जिस वाइब्रेशन के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए था, तो शुरू में इस तरीके का काम नहीं हुआ है। अगर आप ये देखें तो लास्ट जो 4-5 ईयर्स है, इसमें पसमानदा मुस्लिम मूवमेंट जो है वो एक स्पीड के साथ काम किया। उससे पहले इस तरीके का काम नहीं हुआ। पहले पसमानदा या मुस्लिम के लिए तो ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, क्योंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। जी, तो कांग्रेस की सरकार में जो लोग भी सत्ता में थे, तो उसमें अगर कोई मुस्लिम हमारा कैंडिडेट जीत कर जाता भी था तो वो हम में से नहीं होता था, जिसकी वजह से जो पॉलिसियां बनती थी वो हमारे चीज़ों को वहाँ पे सोचा ही नहीं जाता था। क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बता दिया है कि हमारे यहाँ जैसे इस्लाम के नाम पे जो बराबरी की बात जो की गई है ना, इसके वजह से हमारे जो हकीकत है उनको एक पर्दे के नीचे रख दिया गया और हकीकत को सामने नहीं आने दिया गया। वहाँ कभी नहीं बताया गया कि नहीं जी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी बरादरियाँ हैं। आप मान के चलिए आज के डेट में आप देखिए कि सेम किसी घाट पे अगर एक धोबी, अगर वो नॉन मुस्लिम है और वो वहाँ कपड़ा धोता है, उसके बच्चों को आरक्षण मिलता है, चाहे वो तालीम के मैदान में है या सर्विसेज के मैदान में है, उसका बच्चा जो है डीएमएसपी कलेक्टर बनता है। लेकिन अगर वहीं पे मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाई है, मुस्लिम हजाम है, या आप हलालपुर की बात कर लीजिए,
तो इनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है कि इनको भी हम उससे निकाल करके और ले आए वहां मेन स्ट्रीम में, इनके हालात, इनके दिन भी बदले, इस तरीके का नहीं है। और आप जो है वहां जब बातें होती हैं तो यहाँ सिर्फ ये बात करना कि नहीं इस्लाम में तो सब बराबर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हमारे छोटे भाई अगर हमसे कमतर है तो उस चीज को लाना है समाज के अंदर कि भाई हम इनको कैसे ला करके और यहाँ जो है तरक्की के रास्ते पे इनको भी हम ला करके छोड़ें। इसके लिए बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे भाई के लिए भी उतना ही सोचे, जबकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर भी है। हम जो अच्छा खाते हैं वही हम अपने भाई के लिए भी सोचें। हम जैसा नहीं हुआ है और नहीं हुआ है, इसलिए ये मूवमेंट भी आज जो यहाँ जो चल रहा है इसके पीछे भी कारण यही है कि हमारे लिए इस तरीके का काम नहीं हुआ है, जिसके वजह से हमारी पिछली नस्लें जो है वंचित रह गई। तो मुझे लगता है जो आप अभी बता रहे हैं जो अपने एक्सपीरियंस से कि आपके साथ दो चुनौतियां हैं। एक चुनौतियां ये है कि जो लोग सामाजिक ताने बाने को नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको दूर रखा गया था उनको समझाना। दूसरी चीज़ ये कि ऐतिहासिक रूप से जिन्होंने हमारे साथ छल किया है, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, उनके बारे में भी बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, उनको बताते हैं? तो क्योंकि उनके लिए तो अवसर बाद में है, सबसे पहले धर्म है। ये देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब सी बात है, चाहे हम किसी भी रिलीजन की बात करें, और जैसे मेरा बैकग्राउंड जो आता है वो कम्युनिस्ट से आता है जी। तो हम लोग तो इस चीज़ को जानते भी हैं कि धर्म का खेल एक ऐसा खेल है, चाहे वो किसी में भी चले जाइए, वही चीज़ हमारे यहाँ भी है, वही चीज़ आपके यहाँ भी है कि जब वहाँ पे बात आती है तो लोग वहाँ पे बिल्कुल आँख बंद कर लेते हैं। और लेकिन दलित आंदोलन में आप देखिए तो उसने अपने धर्म के नाम पे लड़ाने बढ़ाने वाले लोगों को उसने चैलेंज किया शुरू से। उनकी एक्टिविज्म ही उनको चैलेंज करके शुरू होती है। जी। लेकिन मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके उल्टा। बल्कि आप जैसे जो मेहनत रात दिन करने वाले लोग हैं उनका किया कराया एक मौलाना के फतवे से सब खत्म हो जाता है जी, जिसके वजह से इतना वक्त लगा है इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब धर्म का चोला पहना दिया जाता है तो आपका साल 2 साल 4 साल का मेहनत जो है वहाँ 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। लेकिन अब चूंकि चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं और जिस तरीके का मेहनत हो रहा है, लोगों के बीच जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोग इस बात को समझने के लिए राजी भी हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जिस तरीके से तरक्की हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद दूसरे लोगों ने किया, हमारे लोगों ने क्यों नहीं किया। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे तालीम हमारे अंदर आ रही है, देखें कोई भी चीज़ है तो एजुकेशन ही ऐसा एक विपन है जिससे आप अपने अंदर समाज के अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। आज भी अगर हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे और हायर एजुकेशन में नहीं डालेंगे तो फिर ये आंदोलन चलता ही रहेगा, लेकिन एक मतलब अनलिमिटेड पीरियड लग सकता है इसको। लेकिन अगर आप एजुकेशन में बच्चों को लाते हैं तो ये बड़े आसानी के साथ उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है, चूंकि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं और बच्चों से जुड़े हुए, तो जो मदरसा एजुकेशन है, मदरसा एजुकेशन में देखा जाए इस देश में चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें फॉरेन में जो थियरी दी गई है एजुकेशन को लेके कि एक टाउन्स ग्रुप होता है, एक गाउन्स ग्रुप होता है। गाउन्स ग्रुप का मतलब ये है कि जिसके घर के लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब जो डिग्रीधारी हैं, गाउन्स जो पहन के लिया जाता है उसको गाउन्स ग्रुप कहते हैं। टाउन्स ग्रुप ये है कि बस ऐसे ही शहर में जी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अभी भी भारत में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं उन्हीं घर के लोग मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, वो दोनों ही धर्मों में आपको मिलेंगे। और जो वंचित तबके के लोग हैं तो हिंदुओं में यह है कि ऐसी कोई गुरुकुल ये परंपरा उतनी प्रचलित नहीं है तो उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन अभी भी पसमानदा तबके का अधिकांश जो बच्चा है वो मदरसे पे आश्रित रहता है और मदरसे से ट्रेंड होने का, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए उसको लेके पसमानदा तबका या जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं वो सरकार से इसकी डिमांड करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और रोजगार परक होनी चाहिए, जिसमें कि पढ़ने लिखने के बाद उससे जो बच्चे तालिब इल्म जो निकले हैं आगे तो वो कुछ कर सकने या अपना रोजी रोटी करने की स्थिति में है। ऐसा कुछ कभी कहीं दिखा? देखें, जैसे अगर हम आज से पहले की बात करें तो जो मदरसे के सिस्टम थे
वो टोटली सिर्फ धर्म तक सीमित रहते थे, ठीक है ना। वहाँ पे मान लीजिए कि जैसे अगर हम देखें तो जैसे आज की दुनिया में अगर आपको जीना है तो इंग्लिश मस्ट है, बिना इंग्लिश के आप नहीं चल सकते हैं। लेकिन मदरसों के अंदर दीनी तालीम तो अच्छे तरीके से दिया जाता था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिससे आप दुनिया के अंदर जीने का सलीका सीखेंगे, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो इस चीज़ों का वहाँ पे अभाव होता था। अभी तो जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि वक्त जैसे बदला है, तो इसमें हमने इस चीज़ को भी महसूस किया है कि मदरसे के अंदर भी आज जैसे साइंस की पढ़ाई हो रही है, साइंस के टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, तो मदरसों के अंदर भी अगर इस तरीके का जो अव्यवस्था हो रहा है, अगर इस तरीके पे हो तो, क्योंकि देखिए जो मदरसे के अंदर बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने ठीक ही कहा है कि पसमानदा जो हमारे बच्चे ज़्यादा मदरसे के अंदर, क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी है। अब आज आप देख लीजिए कि अगर किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको पढ़ाना हो, तो जो जिसकी आमदनी 400-500 रुपये पर डे का है, वो 5,000-4,000 फीस महीने का या 3,000 रुपये फीस महीने का कहाँ से ला के देगा? तो वो मजबूरी है कि वो मदरसे तक भेजेगा। तो मदरसे का अगर निज़ाम इस तरीके का हो जाता है कि जहाँ पे हम सेम उसी तरीके की पढ़ाई अगर दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में हमारे बीच के बच्चे भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड होंगे, नैरो माइंडेड नहीं बनेंगे। उनके अंदर एक सोच पैदा, जब तक सोचने की सलाहियत नहीं पैदा होगी, हमारे समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो कोशिश हमारी यही है, जैसे चले आज तो बहुत कुछ नज़ारा बदला हुआ है, आप अगर पीछे जाकर के इस बदलाव का वाहक और इस बदलाव का कारण क्या है? इस बदलाव का कारण ये अवेयरनेस, जो हमारे आपके बीच जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं हम लोगों तक, चूँकि पहले देखें होता ये था कि सब लोग, चूँकि हम तो उसी बरादरी से आते हैं ना कि कमाना खाना हमारे बाप दादा से, मेहनत का स्लोग है। जी मेहनत का स्लोग, और शुरू से यही देखा गया कि भाई हमारे दादा भी काम किए ज़िंदगी में और बच्चों की परवरिश की, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार लिया। फिर हमारे वालिद ने भी वही काम किया करके, फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया थोड़ा बहुत, और काम धंधा जो भी सिखलाना है सिखाया, और फिर वो भी। तो एक जो ये सिस्टम चला हुआ, इसमें कहीं बैठ करके सोचने का ना मौका था और ना हम कुछ आगे की सोच पाते थे। हमारे बीच के जो लोग हैं, चाहे वो आप लाइन से देख लें, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेहनत कश लोग होते हैं, चाहे वो अंसारी हैं, दुनिया हैं, कुरैशी हैं, राइन हैं, ये जो भी हैं, जो दस्तकार जातियाँ हैं, जी दस्तकार जातियाँ, तो इनका रोजमर्रा का जिंदगी यही होता था कि कैसे 2 पैसा कमा लेना है, बच्चों का पेट भर लेना है। अब ये बेचारे एजुकेशन के फील्ड में भी जाकर के ये नहीं सोच पाते थे कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हमारे हालात अच्छे होंगे, या हम देश के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकते हैं। कभी ये सोच भी नहीं पाते। लेकिन होता है ना कि जब आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रहे हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को लोगों के जहन तक जब पहुंचा रहे हैं, जब उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं ना, हम इंसान हैं, तो अल्लाह ताला ने तो कहीं पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया। आप चाहे जिस कौम में भी आते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, कोई भी, तो वो सारे इंसानों को वही बना के भेजे। तो अगर आपके अंदर सलाहियत है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वही सलाहियत एक मतलब राइन को भी है, एक मंसूरी को भी है, एक अंसारी को भी, एक कुरैशी को भी वही सलाहियत है। अब रहा बात कि उनके लोग, उनके बाप दादा एक ज़माने से जिन चीज़ों को बहुत पहले से महसूस किए, उनके जैसे आपने अभी कहा कि भाई वो नस्ल जिसके घर में भाई पढ़े लिखे लोग थे, उनके घर के लोग बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते थे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे घरों में जो हालात थे वो ये था कि भाई आप एक हुनर सीखो, काम करो। हमारे अंदर ये सोच पैदा ही नहीं हो पाता था और ना होने दिया जाता था कि भाई आप भी पढ़ो लिखो और कुछ बनो जिंदगी के अंदर, ये होता ही नहीं था। लेकिन जब उस माहौल को पैदा किया जा रहा है, जब हमारे लोग उस प्रोग्राम के अंदर बैठते हैं, उनके अंदर दिल के अंदर ये डाला जाता है कि हम भी उसी अल्लाह के बनाए हुए हैं जिस अल्लाह ने आपको बनाया, और हम भी वो कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करके डीएम बन सकता है तो हमारा भी बन सकता है, आपका बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है तो मेरा भी बन सकता है। हम भी तो इंसान है ना, हमें भी उसी खुदा ने बना के भेजा है। लेकिन इसमें जो ये अभी जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो एक लेवल दिया जा रहा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे जो आरक्षण की व्यवस्था थी, जो संविधान के तहत जो दिया गया था, उससे फिर इसको दूर किया जा रहा है? देखिए अभी अगर हम सिर्फ अपने कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो जैसे इस पे तो हम आरक्षण की बात को तो भुला ही दे चुके। शुरू से हमको आरक्षण इससे मिला ही, अगर आरक्षण मिला होता, हाँ हम इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ बिहार के अंदर एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर
जब कुछ बदलाव यहाँ सरकार ने किया तो आज हमारे भी कुछ लोग यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे पॉलिटिक्स के अंदर भी मुखिया सरपंच और जिला परिषद वगैरह में जाकर के आप देखेंगे थोड़ा सा, तो अब हमारे लोग भी ऐसा मतलब पॉलिटिक्स के अंदर मुखिया सरपंच और जिला पार्षद वगैरह बनने लगे हैं आरक्षण के उसमें। और एजुकेशन के फील्ड में भी आप देखेंगे बिहार में तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है कि न केवल नौकरियों में बल्कि जो राजनीति का लोकल निकाय है जी, उसमें जी, भी लोगों को मौका मिला, जी, तो वो लोग कंटेस्ट किए, उन्होंने फिर समझा कि राजनीति का स्वाद क्या है। जी, आज हम वो चीज़ देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम एजुकेशन के फील्ड में भी देख रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का फायदा ये हो रहा है कि हमारे बच्चे भी आज पढ़ाई की तरफ रुजू कर रहे हैं और तालीम के मैदान में जब ये आ रहे हैं तो इनके अंदर सलाहियत है, और ये इस सलाहियत को जब निखार रहे हैं तो आज हमारे बच्चे भी कहीं SDM बन करके कहीं बदलाव देखने को मिला है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अगर इस तरीके का माहौल रहा, इस तरीके का काम हम लोगों ने किया, तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जिसकी जरूरत है आज हिंदुस्तान के अंदर। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि देखिए हमारी ना किसी से लड़ाई है और ना हम किसी से भेदभाव रखते हैं, हम तो समतामूलक लोग हैं। जी बिल्कुल। अब ये है कि कोई किसी का हक ना मारे, हमारा मेन फोकस वहाँ है कि जब हम जहाँ से हम सभी लोग आए हैं, जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारे उसमें हमारे नबी ने जब आखिरी खुतबा दिया उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, जब वो खुद बोल के गए हैं कि किसी अरबी को अजमी पे फख्र हासिल नहीं है, किसी गोरे को काले पे नहीं है, हम सब बिल्कुल बराबर हैं। हमारे यहाँ आप बड़ा तकवा की बुनियाद पे हो सकते हैं कि आपके अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं तो आप अच्छा बन सकते हैं, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमारे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि हम सब इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे हम सारे लोगों को, चाहे वो किसी वर्ग से आ रहे हैं, हम सबको एक तरक्की का प्लेटफॉर्म तैयार करके दें, पूरी मानवता के लिए काम करें। और जब हम सबके लिए काम करेंगे तभी हम अपने कम्युनिटी के लोगों को, अपने लोकेलिटी के लोगों को, अपने देश के लोगों को, हम सबको एक साथ लेकर के और तरक्की के रास्ते पर आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, आपने देश और विदेश की यात्राएं की है, काम किए हैं, अलग अलग मुल्क के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब अलग अलग लोगों से मिलता है तो अलग अलग चीज़ें सीखता है। आपकी तालीम अच्छी हुई है, आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेके बहुत एक अपना परसेप्शन जब बनता है, तो जैसे आपने अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और इन सब चीज़ों पे एक अपनी राय जो रखी, इसमें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे केवल अशराफ का कब्जा है और कहीं न कहीं पसमानदा के विकास में वो भी एक बाधक है। हिंदू के अंदर तो लोगों ने आंदोलन से एक विमर्श चला के उसके कब्जे को ढीला किया है, उस पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है। लेकिन इधर यदि देखा जाए, जो दो पहिया है इस देश का, हिंदू और मुस्लिम, तो इधर वो चीज़ें उतनी बखूबी से आगे नहीं बढ़ पाई या नहीं बढ़ पा रही है। जैसे ही कुछ चीज़ें चाहती है गवर्नमेंट या पसमानदा समाज की हक की बात की जाए तो उसको एक अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। वक्फ बोर्ड एक बड़ा उदाहरण है जी। उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको जैसे हमारे जैसे लोग उस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हैं, देखिए हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है उसी कॉन्सेप्ट में इसको भी हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास वसाइल की कमी नहीं थी। जैसे अगर मान लीजिए आपने बड़े बड़े संस्थाओं की बात की है, वसाइल की हमारे पास कमी नहीं थी। अगर यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ होता तो आज हम लोगों को ये आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर हमारा ही बच्चा वहां तक पहुंच रहा है, उसको भी अपलिफ्टमेंट के लिए हाथ पकड़ के लोग ऊपर खींचते तो आज इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे अगर वक्फ बोर्ड की ही बात कर ली जाए तो चलो ठीक है, वक्फ हमारा है, हम उसके लिए कोसा है, हमारा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी फिर कई एक सवाल हैं जिसको हम लोग फिलहाल तो बहुत मुश्किल से ले आना चाहते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सही तरीके से अगर वो काम किया होता, जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि हमारे दबे कुचले वंचित लोग, हमारे यतीम मिस्कीन जो है उससे लाभान्वित हो, अगर ये सही रूप से हुआ होता तो आज नक्शा कुछ और होता। सरकार SC का स्टेटस नहीं दी
या मुस्लिम समाज के अंदर की जो जातियाँ एसटी के अंतर्गत आनी चाहिए थी उसको, लेकिन मुझे लगता है कि जिनका वक्फ हो, लालखोर जिनकी आप बात कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत बदतर है। वो पटरियों पे रह रहे हैं इस तरीके से, और वक्फ के बाद इतनी जमीनें हैं, तो वक्फ के लोग की यदि मनसा रही होती तो सबके पास घर होता। बिल्कुल। सिर्फ वहीं तक नहीं है, बल्कि उससे और भी आगे बढ़ करके अगर देखा जाए तो 47 के बाद की अगर बात कर ली जाए, अगर हमने चाहा होता, अगर हमारे भाइयों ने चाहा होता, तो ये जो आज हम आपसे कह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि भाई हम तालीम के मैदान में पीछे हैं, हमारे कौम के लोगों ने अपना काम तो किया है, हमारे रहनुमाओं ने वो काम नहीं किया है। आज भी हम साल के अंदर जो है अपना फितरा जकात जो है वक्त पे 1-1 रुपया जोड़ करके जो हम निकाल करके दे रहे हैं, या हमसे पहले जो हमारे पूर्वजों ने संपत्तियां वक्फ कर दी हैं सिर्फ उनके लिए कि हमारे जो मिस्कीन है, हमारे जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने वक्फ किया। अगर उसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती और हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल किए होते बिना भेदभाव के, कि हम हर घर से एक अच्छा साइंटिस्ट निकाल सकते थे, अच्छा डॉक्टर निकाल सकते थे, एक IAS एक IPS निकाल सकते थे। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो हमारे जो आम जनता हमारी है, इन्होंने तो अपना हक अदा किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो रहनुमा हुए, इन रहनुमाओं ने हमारी रहनुमाई सही नहीं की, गलत दिशा में ले गए। बल्कि अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो खुद अपने लिए किया, अपने ही लिए देखा, और हमारे पूरे इस अपने परिवार के लिए देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे समाज के लिए नहीं देखा। अगर ये समाज के लिए देखे होते, सोचे होते, तो आज जैसे आपने BR अम्बेडकर की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद को कुर्बान करके और अपने पूरे समाज को एक दिशा दिया, और उस दिशा में आज आप देख सकते हैं कि उस समाज के अंदर क्या कुछ तरक्कियां हैं। हमारे रहनुमा भी बेलोस अगर खिदमत किए होते और उस जज्बे से कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस कौम से आते हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए बोला गया है, हमारे दीन का हिस्सा है, अगर ये सही रहनुमाई किए होते तो आज ये समझ लीजिए कि हम लोग जिस चीज का रोना रो रहे हैं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन रहनुमाई में कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव किया गया। आज उस वक्त भी जो पॉलिटिशियन थे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे संसदों के अंदर जाकर के बैठते थे, जहां कानून बनते थे। तो उस वक्त में उन लोगों ने क्या किया, कभी हमारी आवाज उठाई होती, उनके सामने 341 से बैन लग रहा है और आप नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके के लोग हैं, अगर उनको आप देते हैं आरक्षण तो हमारे लोगों को भी देना चाहिए। ये आवाज अगर उस वक्त उठा होता, क्योंकि हमारे लोग भी उस वक्त संसद में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाया, जिसकी वजह से हम 47 के बाद आज 2024 तक जिस चीज को हम झेल रहे हैं, और आज भी हम आप मानते हैं कि उन्होंने आवाज इसलिए नहीं उठाई कि उसमें उनका स्वार्थ नहीं था? तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सोचते आवाज उठाते, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी जो 85% पॉपुलेशन है हम हमारे बीच की, तो ये 85% पॉपुलेशन जो है वो फिर सबके बराबरी में आ जाता, जिसकी वजह से उनको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आपका काम चल रहा है तो आपको जरूरत क्या है, वो वाली बात हो गई, और हमारे जरूरतमंद लोग वैसे ही रह गए। जैसे किसी को आज तक भी इस बात पे नहीं ये हुआ कि भाई वाकई गलत हुआ है, आज भी उस बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि हाँ जी जो बैन उस वक्त लगाया गया उस बैन को हटाना चाहिए। और आज हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए अगर हम सिर्फ इनकी बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो हमारे जो छूते रह गए हैं, हमसे बहुत नीचे रह गए हैं, जो आज भी तकलीफ में गुजारा कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें ठीक होती, अगर 341 से बैन नहीं होता तो इनको भी मौका मिला होता, तो चले हम बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन इतना सफर जरूर किए होते कि 47 के बाद और आज तक एक ही घर कम से कम आज जिस हालत में है नहीं होता, बल्कि उससे कहीं 10 गुना ज्यादा अच्छा होता। और जब हमारे ये 10 गुना ज्यादा अच्छे लोग जब होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से देश भी तरक्की करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रहनुमाओं की कमी कही जाएगी, जिन्होंने चाहे जिस वजह से भी हो, अपने मफाद के लिए किया हो या जिस वजह से भी। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी नेक दिल और नेक ख्वाहिशात
हमारे लोग हैं। मैं पर्टिकुलर किसी भी बरादरी की बात नहीं करता, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता। जो भी इंसान है जो चाहते हैं कि वाकई अगर कोई पसमानदा कौम पीछे छूट गया है उसको हमको आगे लेके आना है, तो मेरे नज़र में तो यही है कि देखें, दो चीज़ें कि जो हमारे वसाइल हैं, जो एसेट्स हमारे हैं, जो वसाइल हैं, तो हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनके लिए इस्तेमाल करें। और ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, उन गलतियों को मान करके और हम उन्हीं चीज़ों को जो हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के अगर हम काम करते हैं हमारे उन भाइयों के लिए जो हमसे छूट गए पीछे, और हम एक टारगेट बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में मैं इस बात को, मतलब जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि आने वाले वक्त में हम चाहे 2, 4, 5 साल लगे या 5, 10 साल लगे, लेकिन हम अपने ही वसाइल के बिना पे अपने भाइयों को जो उनके हकदार हैं, अगर सही तरीके से हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सब बिल्कुल अच्छे पोजीशन में होंगे, चाहे वो तालीम का मैदान हो, रोजगार का मैदान हो, या फिर जिस तरीके से मतलब आज अच्छे लोग जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उस चलते तरीके से। चलते एक सवाल, ये जो आपके आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, आप एक्टिविस्ट हैं, आप जनता के बीच में काम करते हैं। पहले आज से जो शुरुआत हुई थी पसमानदा आंदोलन की, जिसमें अपने पूर्व सांसद अली अनवर साहब ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसको आगे किया, और जिसका प्रतिफल था कि उन्हें राजभवन भेजा गया। तो उस समय जो रफ्तार था जन जागरूकता का, जाहिर सी बात है कि उसी मुद्दे के लिए वो पार्लियामेंट में गए हुए थे, तब का और अब का, अभी कोई पसमानदा के नाम पे कोई MP नहीं है, किसी भी पार्टियों ने नहीं भेजा। इवन अली अनवर साहब ने जिन मुद्दों को लेके और उन्होंने इस्तीफा दिया, और जिन पार्टी के सपोर्ट में वो इस्तीफा गया, उन पार्टियों ने भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक खास वजह यह है कि हम जिस पार्टी की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन सब पार्टियों में ही हमारी भागीदारी नहीं है। हमारी भागीदारी वहाँ शून्य है। जैसे अगर हम बिहार की बात कर लें, तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ चाहे MLA की बात कर लीजिए, MP की बात कर लीजिए, तो वहाँ हमारे अगर पसमानदा बरादरी की बात करें तो हमारे नेता हैं ही नहीं। और जो लोग वहाँ हैं वो इस चीज़ को, इस ज़रूरत को महसूस ही नहीं करते हैं कि हमारी आवाज़ों को वहाँ ले जाया जाए, हमारी आवाज़ों को वहाँ पहुँचाया जाए, या कभी उनकी मंशा नहीं हुई कि भाई इन लोगों में भी अगर कोई काबिल इंसान है तो उसको आगे लाया जाए। नहीं, तो आप क्यों हमेशा चाहते हैं कि दूसरा कोई आपके लिए रास्ता बनाए, दूसरा कोई आपके लिए काम करे? आप क्यों नहीं आगे आना चाहते? अगर हमारे लोग आगे आ भी रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि उनको लोहा का चना चबाने के बराबर मेहनत करना पड़ रहा है। आप चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं, जिस तरीके से लूडो में सांप सीढ़ी का खेला होता है, आप 99 पे चले जाते हैं, वहाँ जिस तरीके से सांप काटता है नीचे आ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लोग जो ऐसे हैं भी पॉलिटिक्स के अंदर, वो मेहनत करके वहाँ तक जाते हैं, तो वहाँ से भी उसको बैक कर दिया जाता है, और वो बेचारा, एक तो ये बात, तो ये ऐसे कैसे होता है? समझ में नहीं आ रहा है। डेमोक्रेसी में वोट मायने रखता है, वोट आपके पास ज़्यादा है, 80% आबादी है, तो 15% का ये मैंने कहा कि एक तो ये बात है जो वहाँ पे हमारे अगर ऊपर कोई है तो वो हाथ पकड़ के वहाँ नहीं खींचता है, बल्कि उसको धक्का देकर नीचे कर देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है, जिसके वजह से हमारे ही समाज के लोग, बल्कि एक तरीके से कहें तो हमारी बातों को नहीं समझते हैं और दूसरों को बातों को ज्यादा समझते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात वो नहीं समझ पाता है। और जैसे अब तो ये एक सिस्टम ही बन चुका है, चाहे वो दूसरे की उसमें चले जाइए या हमारे मुस्लिम समाज में चले जाइए। अब तो ये है कि भाई इलेक्शन आए तो बस आप दीन धर्म का नाम लेके चले जाइए मार्केट के अंदर, सारा जो है बीमारी एकदम साफ हो जाएगा, आप भी धर्म के नाम पे वोट। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है, मुझे लगता है कि जो आंदोलन हो रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं आप लोग, तो इसमें उनको
सामाजिक रूप से सचेत करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने अधिकारों को समझे, अपने वोट को समझे और उनकी जो हकमारी हो रही है उसको समझ के फिर वैचारिक रूप से वो वोट डालें। एक बहुत अच्छा चीज़ अभी याद आया है, जरा से मैं शेयर कर लूँ। एक चीज़ और भी मैं पसमानदा डेमोक्रेसी के अंदर, पसमानदा इंटेलेक्चुअल्स के अंदर और जो पसमानदा तहरीक चल रही है उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे इस तहरीक के अंदर कई एक बरादरियाँ हैं, इसमें कई एक बरादरियाँ हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ और जो महसूस किया है, वो अचानक इस तरीके का याद आ गया तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि हमारे बीच में भी हमको बड़ा अपना दामन फैलाना पड़ेगा, हमको भी ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा। हम नैरो माइंड बन करके और चाहेंगे इस तहरीक को बुलंदी देने के लिए नहीं हो सकता है। हमारे अंदर भी ये भावना होना चाहिए कि अगर मेरा भाई कोई कुरैशी है, कोई राइन है, कोई मंसूरी है, कोई अंसारी है, कोई कंवरिया है, कोई भाट है, हम खुद तक ही महदूद नहीं रहे, हम उसकी बातों को भी सुने, उसको भी स्पेस दें। और हम अगर किसी के अंदर मान लिया थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख भी रही है तो उसको हम इग्नोर करें और उसके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेकर के इस आंदोलन में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी इस आंदोलन को हम सक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कभी कभी हम लोग को दिख भी जाता है कि मान लीजिए कि भाई अब जैसे 10 लोगों को साथ लेकर के चलना है, तो अगर हम अपने आप में आ जाएंगे, सिर्फ अपना ही देखेंगे तो नहीं चल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम मान लीजिए कि जिस बरादरी से भी आते हैं, हम सिर्फ वहीं तक सोच को महदूद कर देंगे तो हम इस तहरीक को आगे नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहले तो पसमानदा तहरीक ये समझे कि ये सारे के सारे हमारे भाई हैं, हम में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हम किसी और को ये समझ करके कि भाई ये हमारे बरादरी के नहीं है, ये इस चीज को हमको भूलना होगा। और जब हम इन सबको एक भाई समझ करके जब हम इस तहरीक को आगे ले जाएंगे तभी हम इस तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना, जैसे अभी हमने एक देखा भी था एक इंटरव्यू, तो उसमें हमने जो सुना, जैसे अब मान लीजिए अली अनवर साहब की बात, ठीक है, अगर वो बहुत से काम नहीं भी किए होंगे तो बहुत से काम किए भी तो है ना। अगर कोई पसमानदा के मूवमेंट को चलाने के लिए अगर अपना 1 साल ही, 2 साल ही या 4 साल ही जो भी वक्त दिया है और थोड़ा भी काम किया है तो उस गाड़ी को उतने दूर तक तो खींच के ले गया ना। हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि भाई उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ठीक है, आज आप उनके बारे में कह रहे हैं, कल आपके बारे में कोई और बोलेगा और परसों आपके बारे में फिर कोई दूसरा बोलेगा। तो हम जब आपस में ही उलझे रह जाएंगे तो फिर हम इस तहरीक को आगे कहाँ से बढ़ा पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को अपना दिल जहन बड़ा करना होगा और एक दूसरे को लेकर के चलना होगा। और दूसरी बात ये कि हम फरिश्ता हैं नहीं, अगर हम सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर ले आना भी चाहें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम जानते हैं कि अगर 5% इनके अंदर ये है तो उस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे और उनके अंदर अच्छाई क्या चीज़ है, हम उन चीज़ों को जब ले करके चलेंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं जानता हूँ कि ये तहरीक बहुत जल्द और वक्त से पहले कामयाब हो जाएगी। धन्यवाद।